नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला। आईएफपीए द्वारा अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, सर, यस सर, यस सर। ओके। हाँ, अनम्यूट कर नमस्कार। लीजिए। हाँ, यस यस सर, मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीए द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1027वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः फिर से अभिनंदन। आज के इस शैक्षणिक एवं बौद्धिक कार्यक्रम में हमें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे बीच एक समर्पित विदुषी एवं कर्मठ होम्योपैथिक चिकित्सक एवं शिक्षिका उपस्थित है, डॉक्टर तहसीन फातिमा एस कुरैशी। डॉक्टर तहसीन फातिमा कुरैशी ने पारुल विश्वविद्यालय अहमदाबाद से बीएचएमएस की उपाधि प्राप्त की तथा तत्पश्चात उसी विद्यालय से एमडी होम्योपैथी की डिग्री अर्जित की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीएलएस एवं एसीएलएस का व्यावसायिक प्रशिक्षण एनएचएल मेडिकल कॉलेज से प्राप्त किया, जो उनके आपातकालीन चिकित्सा कौशल को सुदृढ़ करता है। आपने अपनी इंटर्नशिप साईनाथ हॉस्पिटल में पूर्ण की है तथा इसके उपरांत बॉडी लाइन हॉस्पिटल अहमदाबाद में पेशेंट केयर ऑफिसर के रूप में भी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप हील एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक अहमदाबाद में परामर्शदाता चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं तथा साथ ही अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पारुल विश्वविद्यालय में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। डॉक्टर कुरैशी का अकादमिक एवं शोध क्षेत्र में भी अत्यंत समृद्ध है। उनके लेख, शोध लेखन लाइकेन प्लेनस एक्जिमा तथा महिला स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर प्रतिष्ठित होम्योपैथिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी एमडी शोध प्रबंधन का विषय महिलाओं में मूत्र असंयम के मामलों में सेंटिसिमल पोटेंसी की प्रभावशीलता रहा है, जो महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। चिकित्सीय संवेदनशीलता, शैक्षणिक स्पष्टता एवं नैतिक मूल्यों के साथ चिकित्सा सेवा प्रदान करना आपके व्यक्तित्व की विशेष पहचान है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का आपका वक्तव्य हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी एवं व्यवहारिक रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। आपका आज का विषय है फाइब्रोएडेमा ऑफ ब्रेस्ट, एस्ट्रोजन डोमिनेंस एंड द साइकोटिक मियाजी। So, Dr. Qureshi, now over to you. Yes, Dr. Qureshi. थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपमाला, आपका Yes. बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम आपको बता रहे थे, जैसे फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट के ऊपर हमारा वेबिनार है आज, और इतना सारा हमारे लिए बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम सबको बहुत अच्छा गुड इवनिंग कहेंगे, जो हमारे चेयरपर्सन है, फैकल्टी मेंबर्स है, और जो लोग हमारे साथ इस वेबिनार में ज्वाइन हुए उन सबको हमारा गुड इवनिंग। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस मंच पर बोलने के लिए इतनी ज्यादा प्रोत्साहन किया है। और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देना चाहते हैं कि 1027 वेबिनार है ये हमारा IFPH कम्युनिटी का। सो IFPH को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर देयर 1027 वेबिनार। And as to say, I am Dr. Tehseen Qureshi. I am the assistant professor in the Department of Obstetrics and Gynecology, and also at Ahmedabad Homeopathic Medical College, which I've done my BHMS and MD from there. So I would say, एक minute, so I would say that, okay, thank you so much. And today for वी विल स्टार्ट, हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा टॉपिक है फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। सो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, क्या ये शेयर हो पा रही है? अभी शुरू क्या नहीं हुआ है, आप शेयर में से शेयर से उसमें इंटर कीजिए अपने शेयर पे? शेयर, जी, हाँ शेयर है ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ वहां से और आप, उधर, हाँ अब अभी आ रहा है, हाँ आ हाँ अभी गया। आया। ठीक है, अभी हम फाइब्रोएडिनोमा ऑफ इसको फुल ब्रेस्ट स्क्रीन कर डिस्क्लोजर। लीजिए, फुल स्क्रीन, हाँ हो जी गया, ठीक है। जी जी। अभी जैसे हम फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, एस्ट्रोजन डोमिनेंस और साइकोटिक मायाज्म मेरा टॉपिक है। सो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट क्यों।
सबसे पहले हम इस वेबिनार में फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक तो बहुत ही कॉमन कंडीशन है और वुमेन्स में बहुत कॉमनली देखने मिलती है। और हम इस वेबिनार के थ्रू एट द एंड ऑफ द वेबिनार हम ये बता पाएंगे कि मॉडर्न मेडिसिन में फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट कैसे से ट्रीट किया जाता है और होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या है, हम होम्योपैथी के लिए उसे कैसे ट्रीट करते हैं और मॉडर्न मेडिसिन वाले बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इसी तरह से हम दूसरी कोरिलेशन बताएंगे कि एस्ट्रोजन का क्या काम है इस चीज में, कि एस्ट्रोजन क्या ऐसा करता है जिसके वजह से ये फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट जैसे डिजीज डेवलप होते हैं। और जितना हम मायाजम्स के बारे में जानते हैं कि मायाजम्स है, साइकोटिक मायाजम है जिसमें टेंडेंसी होती है ओवर ग्रोथ की, तो हम इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोजन जो है और उसका साइकोटिक मायाजम के साथ क्या लेना देना है। दूसरा है कि हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज होती है जिसमें हम फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट ट्रीट कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को इस मामले में पता नहीं है कि जो लेमैन लोग हैं, जो आम जनता है, उनको इतना पता नहीं है कि फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट भी होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। इसी तरह हम आखिर में एक क्लिनिकल केस देखेंगे जो फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट का है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट हो रहा है। Now, moving forward, why fibroadenoma matters? कि फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत कॉमन कंडीशन है कि वुमेन में बहुत कॉमनली देखने मिलती है और एक ये नॉन कैंसरस कंडीशन है। लोगों को ज्यादा से जागरूकता नहीं होती इस बारे में कि ये कैंसरस है कि बिनाइन है, नॉन कैंसरस है। और बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको डर और एंजाइटी रहती है इस मामले में कि ये कहीं आगे बढ़ के कैंसरस तो हो जाएगा कि नहीं। तो ये जागरूकता फैलाना लोगों में बहुत जरूरी है कि ये कैंसरस कंडीशन नहीं है और आगे बढ़कर भी ये कैंसर में तब्दील नहीं होता है। So it is very important for us to awareness. We have to spread the awareness to the young ladies also as well that this is not cancerous, कि ये cancerous condition बिल्कुल नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो कैंसर, ये जो फाइब्रोएडेनोमा है, इसका रिकरेंट रेट मतलब फिर से होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि एक बार सर्जरी करवा दी, एक्सेशन कर दिया, उसके बाद फिर से होने के चांसेस रहते हैं। सो हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज जो है कि वो हमारी ये जो रिकरेंसी है, जो ये बार बार होने की जो क्षमता है इस डिजीज में, वो हम मिटा सकते हैं और उसे पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। जिस तरह हमारी होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है बहुत अच्छी तरह से हेल्प करती है इन सच डिजीज। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जब हम फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट की बात करें तो लेमैन टर्म में हम बोलते हैं कि स्तन की गांठ, जो स्तन की गांठ महिलाओं में देखने मिलती है, दैट इज फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट। सबसे पहले जो फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट है वो यंग महिलाओं में देखने मिलती है कि जनरली एज ग्रुप है कि 18 से लेके 35 साल की उम्र तक लोगों में ये देखने मिलता है। सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि ये इस्ट्रोजन जो है वो उसके कारण होता है कि इस्ट्रोजन डोमिनेंट जो बोलते हैं, तो इस्ट्रोजन के कारण ऐसे सब ट्यूमर्स जो है, ग्रोथ्स है, गांठ बोलते हैं जिसे हम नॉर्मली, वो देखने मिलती है। अब हम देखने जाए तो कैंसरस गांठ कैसी होती है और बिनाइन ग्रोथ्स जो हम नॉन कैंसरस गांठ कैसी होती है। तो जो नॉन कैंसरस गांठ होती है वो एक तो मोबाइल होती है, मतलब मूवेबल होती है, वो थोड़ी मूव करती रहती है और वो सॉफ्ट स्मूथ होती है। अभी कैंसरस गांठ देखने जाए तो कैंसर की जो गांठ होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा सख्त होती है और वो मूव नहीं करती, वो एकदम उस जगह पर फिक्स रहती है। तो ये जानना किसी के लिए भी बहुत जरूरी है कि कैंसर की गांठ और बिनाइन जो नॉन कैंसर की गांठ है उसे हम डिफ्रेंशिएट, उसे अलग कैसे करें। और सबसे पहले जब भी महिलाओं में देखने जाए तो अगर उनको सेल्फ ब्रेस्ट पाल्पेशन जैसे कहते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट पाल्पेशन के बाद भी अगर उनको कहीं भी तरह की गांठ दिखती है तो उन लोगों में ये चिंता हो जाती है कि ये कहीं कैंसर तो डेवलप नहीं हो गया, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सेकेंड मोस्ट लीडिंग कैंसर है इंडिया में। सो ये बहुत जरूरी है डिफ्रेंशिएट करना कि फाइब्रोएडेनोमा है या ब्रेस्ट कैंसर। ना when we talk about the epidemiology कि एपिडेम कौन से एज में सबसे ज्यादा देखने मिलती है,
तो जो फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट है, जो स्तन की गांठें है, वो सबसे ज्यादा महिलाओं में रिप्रोडक्टिव एज में दिखती है। रिप्रोडक्टिव एज मतलब वो एज जहाँ पे एक महिला के अंदर क्षमता होती है कि वो अपना बच्चा पैदा कर सके, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज। स्पेशली दिस इज ये एज है 15 to 30 years ऑफ एज ग्रुप, जहां पर हमारे हॉर्मोन्स लेवल्स वो एक्टिव होते हैं, पर्सन मेंस्ट्रुएट होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ प्रेगनेंसी के भी चांसेस रहते हैं। तो ये एज में इस्ट्रोजन जो है, जो भी हॉर्मोन्स है, वो सबका लेवल्स ज्यादा रहता है। इसीलिए इस एज में फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी हम इंसिडेंस देखें तो 18 से 40 लोगों 40 वर्ष के लोगों के बीच में 27.6% महिला इस बीमारी से जूझ रही है। अब उसके अलावा हम एडोलेसेंट पॉपुलेशन देखें। एडोलेसेंट पॉपुलेशन मतलब जो 12 से 18 की उम्र के लोग हैं, एडोलेसेंट एज, जिन्हें हम टीनेजर के नाम से भी जानते हैं, उनके अंदर 2.2% मतलब 2.2% इंसिडेंस का ये डिजीज का होने का चांस रहता है। बट एज आई टोल्ड अर्लियर, जैसे मैंने कहा कि ये रिप्रोडक्टिव एज की बीमारी है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसका इंसिडेंस मतलब ये डिजीज होने की शक्यता कम होती जाती है। बिकॉज जब मेनोपॉज मेनोपॉज आता है आफ्टर 45, आफ्टर 55 एज के, 45 to 55 जो है वो नॉर्मल एज है मेनोपॉज का। तो जब एक बार मेनोपॉज आता है तो मेनोपॉज के टाइम पर ये डिजीज, ये बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज मेनोपॉज में क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, ये हार्मोन लेवल्स इतने रहते नहीं है। तो इसीलिए हार्मोन लेवल्स नहीं है, इसलिए अब ये डिजीज होने की क्षमता नहीं है। अगर किसी को फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट है भी तो मेनोपॉज पॉज के बाद ऐसा हो सकता है कि ये जो गांठ जो है वो खुल सकती है या पिघल भी सकती है। इट कैन गेट एब्जॉर्ब एज वेल एज इट कैन रिग्रेस, मतलब ये साइज में इसकी साइज जो होती है वो छोटी भी हो जाती है और बाद में अपने आप चली भी जाती है। सो ये एक डोमिनेंट तब रहता है जब एज 15 to 30 है, बट ये 40 तक भी हो सकता है। और बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो हॉर्मोन्स हमारे महिला के अंदर जो नॉर्मल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन्स होते हैं उसके वजह से भी होता है। नाउ वी टॉक फर्दर कि रिस्क फैक्टर्स, कौन ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये होने की क्षमता ज्यादा है, कौन रिस्क में है कि ये हो सकता है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हार्मोनल फैक्टर्स के। हार्मोनल फैक्टर्स में क्या है कि फर्स्ट है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जो मैंने कहा। अभी ईस्ट्रोजन की वजह से क्यों होता है कि जो हमारी ब्रेस्ट है, फीमेल ब्रेस्ट, उसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं। जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं वो, अगर ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन नॉर्मल हो या उससे ज्यादा हो तो भी ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, या तो इसका ओवर प्रोडक्शन होने लगता है जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल हो या नॉर्मल से अधिक हो, उससे भी ज्यादा हो, तो भी ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ओवर काम करते हैं, ओवर प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन सेंसिटिविटी डेवलप होती है। ईस्ट्रोजन सेंसिटिविटी होने के बाद ये इसमें गांठें होना, जो स्ट्रोमल सेल्स हम बोलते हैं नॉर्मली, जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, उसमें ये गांठें होना चालू हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर सेंसिटिविटी, दिस कॉजेज द प्रोलिफरेशन, जो स्ट्रोमल सेल्स है उसके अंदर प्रोलिफरेशन मतलब उसकी वो सेल्स बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ये साधारण जो सादी गांठें जो होती है ब्रेस्ट में दिखने लगती है। इसी तरह प्रोजेस्ट्रॉन में भी यही प्रॉब्लम होती है कि प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर भी ब्रेस्ट में होता है, और यही सेंसिटिविटी बढ़ती रहती है हॉर्मोन्स की, जिसके कारण ये ब्रेस्ट टिश्यूज में स्ट्रोमल सेल्स में गांठें होना चालू हो जाती है। दूसरा है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। जब ड्यूरिंग द टाइम, जैसे कि हम प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी के पहले जो हमारी नॉर्मल एचपीओ एक्सेस होती है, एचपीओ एक्सेस मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे है जहां से सारे हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं और सिक्रीट होते हैं। तो हमारी ओवेरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं, उसमें से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नाम के हॉर्मोन्स जो है वो प्यूबर्टी के टाइम में वो बनना चालू हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी के पहले क्या होता है कि ये हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ही कम होता है या तो नहीं होता है।
पर तो इसीलिए प्यूबर्टी के पहले फाइब्रोएडिनोमा जैसे डिजीज होना की शक्यता नहीं होती। पर प्यूबर्टी के टाइम पर ये होता है कि ये हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन, जो ये हॉर्मोन्स जो है वो बढ़ना चालू होते हैं। तो उस टाइम पे हार्मोन का लेवल में फ्लक्चुएशन आते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिसके कारण ये ऐसी डिजीज प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप हो सकती है। दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एक लड़की महावरी से होती है, तब उसमें हॉर्मोन्स का जो लेवल रहता है, जो ईस्ट्रोजन है, स्पेशली ईस्ट्रोजन जो होता है वो 1 to 14th डे, जो पहले दिन महावरी के पहले दिन से लेके 14वें दिन तक के ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहता है। तो इसीलिए जब एक महिला मासिक में होती है, जब महावरी से होती है, उस वक्त ये फाइब्रो एडिनोमा की गांठ होने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर किसी को पहले से फाइब्रोएडिनोमा है तो ये मेंसेस के टाइम पे, मतलब महावरी के टाइम पे इसकी साइज बढ़ भी सकती है। और दूसरा है प्रेगनेंसी के टाइम पर। प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है कि हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत मिलता है, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके कारण ये गांठें होना बहुत नॉर्मल है और इसका रिस्क बढ़ जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे गांठें हो सकती हैं। दूसरी है फैमिली हिस्ट्री। अभी फैमिली हिस्ट्री में हम क्या कह सकते हैं कि जिन फैमिली में पहले हिस्ट्री हो चुकी है कि फाइब्रोएडिनोमा है इन द मदर और इन द सिस्टर, दोनों में से किसी में भी पहले हिस्ट्री है कि फाइब्रोएडिनोमा है, तो उन लोगों में ऐसा हो सकता है कि अपनी औलाद, मतलब अपनी ऑफस्प्रिंग्स में भी ये हिस्ट्री आ सकती है कि ऑफस्प्रिंग्स में फाइब्रोएडिनोमा जैसे डिजीज मिल सकते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। दूसरा रेस, रेस एंड एथनिसिटी, मतलब सबसे कॉमन है अफ्रीकन रेस जो है, अफ्रीकन रेस है। दूसरा एशियन रेस है जिसमें हम आते हैं। और दूसरा एक हिस्पैनिकन रेस है, जिन लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट दिखता है। अभी दूसरा है वाइट अमेरिकन जो होते हैं। वाइट अमेरिकन जो होते हैं उनके अंदर ये डिजीज होने की क्षमता बहुत ही कम है, बिकॉज उनके जेनेटिक जीन्स जो है वो इस डिजीज को लेके इतने सेंसिटिव नहीं है, उनके अंदर जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन नहीं है इस डिजीज को फॉर्म करने का, मतलब वहां प्रेवलेंस कम है कंपेयर टू एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में ये डिजीज ज्यादा देखने मिलती है। दूसरा है बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या है कि जो पेशेंट ओबीज होते हैं, जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, बीएमआई ज्यादा है, उन लोगों में ये फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट बॉडी डिजीज होने की चांसेस बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल वेरिएंट्स। पैथोलॉजिकल वेरिएंट्स मतलब टाइप्स, किस किस टाइप के फाइब्रो एडिनोमा हो सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइब्रोएडिनोमा, एक सिंपल फाइब्रोएडिनोमा होता है। सिंपल फाइब्रोएडिनोमा मतलब जो सबसे कॉमन रहता है, फाइब्रोएडिनोमा सबसे कॉमन है और सबसे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ये 1 to 3 सेंटीमीटर जितना डेवलप होता है, एक स्मूथ मास डेवलप होता है, मूवेबल होता है, और जो चेस्ट वॉल के आसपास होता है कि जब हम पाल्पेट करते हैं, जब भी हम पाल्पेशन या हम हाथ लगाकर चेक करते हैं तो इट मूव्स, मतलब वो मूव करेगा उसके साथ साथ। और इसके अलावा 1 to 3 सेंटीमीटर साइज है और ये सबसे इजी है टू ट्रीट। एंड समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि उसको ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि ये अपने आप रिग्रेस होने के भी चांसेस होते हैं। बट इस सिंपल फाइब्रोएडिनोमा में सबसे ज्यादा कब तकलीफ पड़ती है, जब होता है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट पर है कोई कोई ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मेडिसिन ले रहा है, तब ये इसका कंडीशन, जो इसकी साइज है जो गांठ की, वो बढ़ सकती है। दूसरा तब हो सकता है जब कोई मेंसेस में है। अभी हम कहते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज जो है, कि मेंस्ट्रुअल फेज है, जब मेंसेस आने वाले होते हैं, ये मेंसेस में आ गए हैं, तब ये ब्रेस्ट की ट्यूमर, ये जो ट्यूमर है सिंपल ट्यूमर, उसके अंदर भी साइज बढ़ सकती है। दूसरा है प्यूबर्टी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्यूबर्टी के टाइम पर भी ये चीज बढ़ सकती है। अभी दूसरा है सेल्यूलर फाइब्रोएडिनोमा। सेल्यूलर फाइब्रोएडिनोमा में क्या होता है कि जो स्ट्रोमल सेल्स है, ब्रेस्ट की हम एनाटॉमी डिस्कस करें, ब्रीफ में नहीं, ब्रीफ में बताऊं एकदम शॉर्ट में, कि ब्रेस्ट की एनाटॉमी में हम लोब्यूल्स मिलते हैं हमको, डक्ट्स मिलते हैं हमको, स्ट्रोमल सेल्स है उधर,
एपिथेलियल सेल्स है, एडिपोज टिश्यूज है एंड कनेक्टिव टिश्यूज है और थोड़ा फैट है। ये सब चीजें ब्रेस्ट में रहती है, ठीक है। अब इसी तरह अब सेल्यूलर फाइब्रोएडिनोमा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्ट्रोमल सेल्स है और एपिथेलियल सेल्स है, उन दोनों का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी स्ट्रोमल सेल्स का जो रेशियो है वो एपिथेलियल सेल से ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि स्ट्रोमल सेल्स में हिट्रोजेनिसिटी मतलब अलग अलग प्रकार के सेल्स देखने मिल जाते हैं, और जिसकी वजह से ये गांठें जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। ना सेल्यूलर फाइब्रोएडिनोमा, हम सेल्यूलर अलग अलग सेल्स की हिट्रोजेनिसिटी देख सकते हैं। दूसरा है मिक्सॉइड फाइब्रोएडिनोमा। मिक्सॉइड फाइब्रोएडिनोमा में ऐसा होता है कि पस फॉर्मेशन के म्यूकस लाइक सिक्रीशन हम देख सकते हैं कि जिसमें म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है, म्यूकस पस लाइक फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके वजह से जेलेटिनियस अपीयरेंस, जेलेटिनियस अपीयरेंस का मतलब होता है जेल लाइक अपीयरेंस, कि जेल जैसा अपीयरेंस हमको देखने मिल सकता है मिक्सॉइड फाइब्रोएडिनोमा। और दूसरा लास्ट है एपोक्राइन फाइब्रोएडिनोमा। एपोक्राइन फाइब्रोएडिनोमा में क्या होता है कि एपिथेलियम और स्ट्रोमल सेल्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों इन्वॉल्व होके वो गांठ फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज एपोक्राइन फाइब्रोएडिनोमा। अभी हम ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की बात करेंगे। जब हम ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की बात करते हैं तो फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। सबसे ज्यादा जब ईस्ट्रोजन या तो नॉर्मल रह सकता है तो भी हो सकता है क्योंकि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल ही बढ़ा हुआ है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है तो भी ये गांठ होने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ब्रेस्ट में क्या करेगा कि ब्रेस्ट में जो स्ट्रोमल सेल्स है, जो ग्लैंड्स है, जो एपिथेलियल सेल्स है, वो सब पे हाइपर प्रोलिफरेटिव स्टेज लाएगा। हाइपर प्रोलिफरेटिव मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनना चालू हो जाएंगे उधर, और फिर बाद में वो सब मिलकर एक गांठ की तरह मतलब गांठ फॉर्मेशन होगा, वहां पे एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज सी। और एक और स्टेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल डिपेंडेंसी के एक हार्मोन है हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो होता है वो 1 to 14 डेज में सबसे ज्यादा रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो 15 to 28 डेज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 15 to 28 डेज होती है उसमें ज्यादा रहता है। अभी हम एक वर्ड है एंड ओव्यूलेशन। एंड ओव्यूलेशन क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन जब अंडाशय में से ओवम निकलकर फेलोपियन ट्यूब्स में जाता है उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जब ये ओव्यूलेशन नहीं होता है तब प्रोजेस्टेरॉन जो बनना चाहिए वो नहीं बनता, और ईस्ट्रोजन डोमिनेंट सिचुएशन रहती है, मतलब ईस्ट्रोजन ही रहता है, प्रोजेस्टेरॉन है नहीं दूसरे फेज में। तो वो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, वो ईस्ट्रोजन हाइपर सिक्रीशन करेगा, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रीशन होगा जिसकी वजह से जो सेल्स है, स्ट्रोमल सेल्स है और वो स्ट्रोमल सेल्स है और ग्लैंड्स है वो हाइपर प्रोलिफरेटिव स्टेज में जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा उसका बनना चालू हो जाएगा और वो एक गांठ की तरह फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह एस्ट्रोजन की वजह से हाइपर प्रोलिफरेटिव स्टेज हमको देखने मिलता है। ये ब्रेस्ट में जो डक्ट्स होती है, डक्ट्स मतलब जो हमारी ब्रेस्ट में दूध बनाती हुई डक्ट्स जो है जिसके हम लैक्टिफेरियस डक्ट्स बोलते हैं, वो हाइपर प्रोलिफरेशन कर सकती है, और स्ट्रोमल सेल्स है उसका हाइपर प्रोलिफरेशन हो सकता है। अभी जैसे हम बात करें कि ये जो गांठ है उसकी साइज कब बढ़ सकती है, तो इसकी साइज मेंसेस में बढ़ती है, और उसके आसपास का टाइम जो होता है कि मेंसेस आने के पहले के वक्त में इसकी साइज बढ़ सकती है। और हार्मोनल थेरेपी है, प्रेगनेंसी है, ये सबके टाइम पे भी ब्रेस्ट की साइज गांठ की साइज जो होती है वो बढ़ती है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स, अभी इसमें और कौन कौन से लक्षण देखने मिल सकते हैं। फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट जो है वो असिम्टोमेटिक भी होता है। असिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि वो उसमें कोई लक्षण कभी कभी देखने नहीं मिलते, वो एक ब्रेस्ट का ट्यूमर है, मतलब छोटा बिनाइन है, नॉन कैंसरस है, वो रहता है, पर वो कभी इतना छोटा होता है तो उसमें कोई सिम्टम्स के कोई लक्षण हमको देखने नहीं मिलते हैं। दूसरा, अगर उसकी साइज बढ़ने लगती है तो हमें पेन के सिम्टम्स देखने मिलते हैं।
पेन जो होता है, टेंडरनेस जो है, टेंडरनेस का मतलब होता है कि जब हम छूते हैं उस चीज को तो उस चीज वहां पे पेन स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं टेंडरनेस। जो टेंडरनेस है वो मेंसेस मतलब महावरी के पहले भी दिख सकता है। टेंडरनेस है, डिस्कम्फर्ट है और पेन है, वो सब ड्यूरिंग मेंसेस भी हो सकता है और मेंसेस के पहले भी वो डिस्कम्फर्ट दिख सकता है। नेक्स्ट इज पाल्पेबल ब्रेस्ट मासेस। पाल्पेबल ब्रेस्ट मासेस में क्या होता है कि जब हम सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, कि जब हम उस ट्यूमर को हम फील कर सकते हैं बाय पाल्पेशन, मतलब अगर हम उस एरिया को टच करें तो हम ब्रेस्ट मासेस फील कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु जो अभी महिलाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्मेटिक इश्यूज। महिलाओं में अगर ब्रेस्ट असिमेट्री है, मतलब दोनों ब्रेस्ट की साइज सेम नहीं है, या ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर में कुछ खराबी आ रही है, अगर ये ट्यूमर्स जो होते हैं उसके कारण ये ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस देखने मिल सकते हैं, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन ऑफ ब्रेस्ट जो हम बोलते हैं, डिस्टॉर्शन ब्रेस्ट कॉन्टूर्स, वो सब कुछ देखने मिलता है, जिसकी वजह से कॉस्मेटिक इश्यूज ज्यादा आते हैं महिलाओं में। और इसीलिए लोग जाते हैं सर्जरीज करवाने के लिए, के ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो कॉस्मेटिक इश्यूज इज द मेजर प्रॉब्लम इन ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट ट्यूमर्स। दूसरा है विजिबल चेंजेस इन ब्रेस्ट की स्किन। अभी ब्रेस्ट की स्किन में जनरली फाइबर एडिनोमा ब्रेस्ट में कम चेंजेस देखने मिलते हैं, कि कोई चेंज, कभी कभी कोई ब्रेस्ट की स्किन में चेंजेस नहीं भी देखने मिलती, पर ब्रेस्ट कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर में प्योरली ऑरेंज अपीयरेंस देखने मिलती है। प्योरली ऑरेंज मतलब कि ऑरेंज जो है, संतरा है, संतरा के छिलके जैसे होते हैं, वैसी अपीयरेंस स्किन में देखने मिलती है। बट फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें जनरली ये अपीयरेंस देखने नहीं मिलती है। अभी दूसरी बात करें हम कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास, मतलब अभी फाइब्रोएडिनोमा सादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज देखने मिलती है। कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या है, सबसे पहले एपिथेलियल हाइपरप्लाजिया। एपिथेलियल हाइपरप्लाजिया में मैंने जैसे बात की पहले भी कि एपिथेलियल हाइपरप्लाजिया में ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स की हाइपर प्रोलिफरेशन हो सकता है, मतलब वो ज्यादा और उसके सेल्स बहुत ज्यादा बनना चालू हो जाते हैं। इट इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ द सेल्स, मतलब जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगते हैं। ग्लैंड्स जो है और इवन स्ट्रोमल सेल्स जो है वो सब भी इंक्रीज होने लगते हैं नंबर, साइज एंड नंबर। दूसरा है स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस। ये क्या होता है, स्क्लेरोस एडिनोसिस तब होता है जब स्कार टिश्यूज जो होते हैं, स्कार टिश्यूज डेवलप होते हैं, स्कार टिश्यूज बनना चालू होते हैं और उसमें फाइब्रोसिस होने लगता है। फाइब्रोसिस होने लगता है और धीरे धीरे एक कंप्लेन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पेन और ये सब कुछ कंडीशन डेवलप होने लगती है। तीसरा हम बात करेंगे कैल्सिफिकेशन की। तो कैल्सिफिकेशन वो है जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स होने लगते हैं। कैल्शियम डिपॉजिट वो है जब अंदर जो ब्रेस्ट ट्यूमर्स फॉर्म हुए उसके अंदर कैल्शियम का डिपॉजिशन होने लगे, उसमें कैल्शियम भरने लगता है और वो कैल्सिफिकेशन होने लगता है। अभी अगेन ये भी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पेन और टेंडरनेस बढ़ सकती है। दूसरा है सिस्टिक चेंजेस। सिस्टिक चेंजेस इज व्हेन एक सिस्ट फॉर्मेशन होती है। सिस्ट हम बोल सकते हैं कि एक पानी की गांठ जैसी, वैसा अंदर फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स और बढ़ सकती है। ओके, अभी नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। अभी हमारे पास कोई भी पेशेंट आया अभी क्लिनिक ब्रेस्ट एडिनोमा या ब्रेस्ट ट्यूमर का, तो हम पहले कैसे पता करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हमको इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन मतलब हमको देखना है कि ये ब्रेस्ट मासेस जो स्किन है और निप्पल है उसमें कोई चेंज है कि नहीं। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेस्ट स्किन में चेंज तब आता है जब ब्रेस्ट कैंसर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये डायग्नोस करना कि ये कैंसरस कंडीशन है या नॉन कैंसरस कंडीशन है, ये डायग्नोस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वक्त हम एग्जामिनेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। सबसे पहले हम स्किन को देखेंगे कि ब्रेस्ट स्किन का अपीयरेंस कैसा है। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल है, तो अच्छा है। और अगर पीओडी ऑरेंज जो मैंने बोला, ऑरेंज पील लाइक अपीयरेंस है, तो हो सकता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर, फाइब्रो एडिनोमा नहीं।
और दूसरा निप्पल है। निप्पल में क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में निप्पल इवर्टेड मतलब अंदर की तरफ खींची हुई होती है, रिट्रैक्टेड निप्पल्स होती है। और निप्पल्स में से इवन ब्लड का डिस्चार्ज हो सकता है, खून निकल सकता है, और वो सब कुछ कंडीशन हमको देखने मिलती है ब्रेस्ट कैंसर में। अभी हमको डिफरेंशिएट करना है फाइब्रोएडिनोमा के साथ। तो फाइब्रोएडिनोमा वाली कंडीशन में स्किन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, स्किन नॉर्मल रहती है, और निप्पल्स भी जो है वो भी नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। देयर इज नो चेंजेस इन द ब्रेस्ट स्किन एंड निप्पल्स। नेक्स्ट कम इज द पाल्पेशन। जब हम ब्रेस्ट एग्जामिन करते हैं तो ब्रेस्ट का पाल्पेशन करते हैं। तो जब भी हम पाल्पेट करना स्टार्ट करें ब्रेस्ट को, तो हम हमेशा क्लॉकवाइज जा सकते हैं। क्लॉकवाइज जब हम जाते हैं तो हम 3 फिंगर से पाल्पेट करते हैं। 3 फिंगर से हम इस एरिया से पाल्पेट करते हैं और फील करते हैं कि ब्रेस्ट ट्यूमर्स है कि नहीं। अभी हमको डिफरेंशिएट करना है कि ये कैंसर की गांठ है कि नॉन कैंसरस गांठ है। तो हम एग्जामिनेशन से ऐसे खबर पता कर सकते हैं कि अगर वो सॉफ्ट है ट्यूमर, तो वो हो सकता है नॉन कैंसरस है। पर अगर जो कैंसर की गांठ है वो बहुत हार्ड होती है, एकदम पत्थर की तरह स्टोनी हार्ड मास दिखता है, मतलब मास फील होता है पाल्पेशन के टाइम पर। और अगर वो मूवेबल है, मतलब आप पाल्पेट कर रहे हो और वो थोड़ी मूव कर रही है उसके साथ साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो फाइब्रोएडिनोमा मतलब बिनाइन ट्यूमर हो सकता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर हो सकता है। बट हम जब भी पाल्पेट करते हैं तो वो फिक्स है, मूव नहीं कर रही, उसकी अपने मूवमेंट पे अपने हम जब पाल्पेट करने पर मूव कर रहे हैं तब भी वो मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब हो सकता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर। तो हमारे हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला है कि सॉफ्ट है कि स्टोनी हार्ड है, दूसरा है कि वो मूवेबल है कि नॉन मूवेबल है, और तीसरा है कि उसकी जो मार्जिन्स जो होती है वो रेगुलर है कि नहीं। वो भी हम पाल्पेशन जब हम फील करते हैं मांस को तब हम पता कर सकते हैं। जब अगर उसकी मार्जिन्स जो है वो रेगुलर होती है तो वो बिनाइन ट्यूमर्स होता है, और जब वो इरेग्युलर हो तो इट मीन्स कि वो कैंसरस हो सकता है। और दूसरा, जब हम पाल्पेशन की बात करें तो पाल्पेशन दूसरा आती है लिम्फ नोड्स। जो ब्रेस्ट कैंसर वाली कंडीशन होती है तो उसमें लिम्फ नोड्स जो होती है वो बढ़ जाती है, एनलार्ज हो जाती है। तो हम लोग हमेशा सर्वाइकल जो होती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स देखते हैं, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स देखते हैं, इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। हम ये सारे लिम्फ नोड्स चेक करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस। अभी फाइब्रो एडिनोमा की बात करें तो फाइब्रो एडिनोमा में जो लिम्फ नोड्स होती है वो एनलार्ज नहीं होती है। बिनाइन ट्यूमर्स जो है उसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होगी, लिम्फ नोड एनलार्ज नहीं होगी, स्किन में कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा, निप्पल एकदम नॉर्मल रहेगी, और सिर्फ ब्रेस्ट मास फील होगा विच विल बी मूवेबल एंड विच विल बी सॉफ्ट। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के। अभी हमारे पास कोई पेशेंट आया है, हमने एग्जामिन किया उस पेशेंट को और हमको लग रहा है कि उसे कोई किसी तरह की गांठ है। अब हमें जानना है कि हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन ऐसे सिचुएशन में करवा सकते हैं। तो एक है फर्स्ट मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक तरह का एक्सरे है जो हम कर सकते हैं, तो और इससे हमको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी। दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन नाउअडेज। एक एमआरआई कर सकते हैं, और एक एफएनएसी वाली कंडीशन है। एफएनएसी मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें नीडल डाल के एस्पिरेट करने में आता है, जिससे हम और फिर बाद में चेक करने में आता है कि वो कैंसरस है कि नहीं। नेक्स्ट इज कोर नीडल बायोप्सी एंड एक्सीजनल बायोप्सी। एक्सीजनल बायोप्सी क्या होता है कि एक्सीजन सर्जरी करने के बाद उस गांठ को हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी करने भेजते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस। ठीक है, ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने में आते हैं। नाउ साइकोटिक मायाजम, हम सब जानते हैं मायाजम्स के बारे में, मोस्टली होम्योपैथिक पब्लिक है इसीलिए हमें मायाजम्स के बारे में पता है। हम साइकोटिक मायाजम की बात करें तो साइकोटिक मायाजम में हमेशा ओवर ग्रोथ, मतलब जहां ग्रोथ होने चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के अलावा ओवर ग्रोथ होती है, इनफिल्ट्रेशन होते हैं,
ना एक्सेस टिश्यू फॉर्मेशन होता है। तो हम फाइब्रोएडिनोमा की बात करें तो फाइब्रोएडिनोमा में भी स्ट्रोमल सेल्स का जो है वो ओवरग्रोथ हो रहा है। इनफिल्ट्रेशन, जब हम इनफिल्ट्रेशन की बात करें, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास देखे, उसकी कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, पस डिपॉजिट हो रहा है, तो ये एक तरह का इनफिल्ट्रेशन एंड एक्सेस टिश्यू फॉर्मेशन होता है। Now, when we talk about hyperplasia and proliferation, तो जैसे साइकोटिक टेंडेंसीज होती हैं हर चीज को हाइपर प्रोलिफरेट, मतलब हर चीज एक्सेस में प्रोडक्शन करना और प्रोलिफरेशन करना। तो इसी तरह फाइब्रोएडिनोमा भी में भी यही कंडीशन रहती है। दूसरा है सप्रेशन। कितनी बार ऐसा होता है कि हम ये कितने पेशेंट फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट के साथ आते हैं और उन लोगों में एक बार वो बताते हैं कि हिस्ट्री में उनको पहले हो चुका है, उन्होंने सर्जरी करवा दी है और सर्जरी के बाद फिर से हो गया है। तो फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट ऐसी कंडीशन है जहां हम रिकरेंसी बार बार देखने मिलती है कि एलोपैथ्स के पास पेशेंट गए हैं, उन्होंने सर्जरी करवा के एक्सीजन करवा दिया है, उसके बावजूद ये दोबारा डेवलप होने के दोबारा ग्रो करती है। तो इस कंडीशन जैसे साइकोटिक माइजम के बारे में हम जानते हैं कि साइकोटिक माइजम में रिकरेंसी, सप्रेशन और ये सब कुछ हम बहुत देखने को मिलता है। तो ओवरग्रोथ विद रिकरेंसी एंड सप्रेशन, दिस ऑल लीड टू साइकोटिक माइजम। ना हम देखने जाए तो ये फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट जो है इसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक के भी हो सकता है कि एक गांठ रहे। रिकरेंसी जैसे हम बात कर रहे हैं कि थोड़े टाइम के बाद वापस से ये हो रही है, तो हो सकता है कि ये लॉन्ग टाइम से स्लोली 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 ग्रो कर रही है। तो इट कैन ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कैन ग्रो स्लोली। एंड अगेन हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस जिसकी हमने बात की पहले भी कि हार्मोन्स की वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, हार्मोनल रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी की वजह से दिस फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट कैन डेवलप। सो साइकोटिक माइजम, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर पेशेंट साइकोटिक माइजम का होगा, बट हम अगर देखने जाए तो मोस्टली पेशेंट जो फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट के होते हैं वो साइकोटिक माइजम्स को बिलोंग करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ओवरग्रोथ, हाइपर प्रोलिफरेशन, हार्मोन डिपेंडेंसी, सप्रेशन, रिकरेंसी, ये सब कारण हो सकता। मोस्ट कॉमनली साइकोटिक माइजम होता है फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल पॉपुलेशन तो साइकोटिक माइजम हो सकता है, बट एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो डिफर, मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे माइजम के साथ भी आ सकता है, क्योंकि हम होम्योपैथी में बिलीव करते हैं जिसका मतलब इंडिविजुअलिटी है, बट ओवरऑल डिजीज में साइकोटिक माइजम देख सकते हैं। ना हम कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर जिसके अंदर हम अगर फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट वाली कंडीशन है तो उसमें ये कॉमनली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। फर्स्ट इज, आई विल ऑलवेज से कि इंडिविजुअल अप्रोच इज इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथी। हम लोग हमेशा इंडिविजुअलाइजेशन पे करते हैं, पर ये कुछ मेडिसिन है जिसका एक्शन हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज पर होता है, सो वी कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन टू। Now, first we talk about Conium maculatum, जो सबका उसका जो चीफ एक्शन है वो ब्रेस्ट ट्यूमर्स पर रहता है। सबसे ज्यादा कॉजेटिव फैक्टर कोनायम मैथ में क्या है कि अगर किसी इंजरी के बाद ब्रेस्ट में ट्यूमर डेवलप हुआ है या फिर सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर के सप्रेशन के बाद कोई फाइब्रोएडिनोमा या कोई ब्रेस्ट ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो हम कोनायम मैक्यूलेटम वाली मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। दूसरे इसके फीचर्स जो अनकॉमन जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है स्टिचिंग और एकिंग पेन, और दूसरा है बिफोर और आफ्टर मेंसेस एग्रावेशन, बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस एग्रावेशन। पर जैसे हमने पहले बोला कि वर्स बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस एक कॉमन सिम्टम है, तो इतना स्ट्रेच हम उस पर नहीं करेंगे। पर जो अनकॉमन सिम्टम है, जो कॉजेटिव फैक्टर है, जैसे कि इंजरी के बाद और सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर के बाद ये कंप्लेन्स होना, तो देन वी कैन थिंक ऑफ कोनायम मैक्यूलेटम। हम दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है फाइटोलेका डिकेंड्रम। अभी फाइटोलेका में क्या होता है कि सेम पेनफुल ब्रेस्ट ट्यूमर्स, और उसका पेन जो रहता है वो इट्स रेडिएटिंग टूवर्ड्स द आर्म और एक्सिला की तरफ उसका पेन रेडिएट होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम फाइटोलेका सोच सकते हैं।
जैसे कि वर्स ड्यूरिंग मेंसेस है, वो अगेन एक कॉमन सिम्टम है, तो उस पे हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। और दूसरा है जब फाइटोलेका तब दी जाती है जब ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स है उनका इन्वॉल्वमेंट हो। जब उनका इन्वॉल्वमेंट होता है तब वी कैन थिंक ऑफ फाइटोलेका। ओके। एंड नेक्स्ट इज कैलकेरिया फ्लोर। जैसे हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में जानते हैं, कैलकेरिया फ्लोर हमेशा ओवर ग्रोथ्स के लिए, ट्यूमर्स के लिए, नोड्यूल्स के लिए, ये सब चीजों के लिए दी जाती है। जब लॉन्ग स्टैंडिंग फाइब्रोएडिनोमास है, जैसे कि बहुत टाइम से फाइब्रोएडिनोमास हो रहे हैं या बहुत साल से ये सब कंप्लेंट्स कंटिन्यू हो रही है, तब वी कैन थिंक ऑफ कैलकेरिया फ्लोर। एंड इवन ये कैलकेरिया फ्लोर हेल्प करती है इस ट्यूमर्स को एब्जॉर्ब होने में। मतलब जैसे ये ट्यूमर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ये कैलकेरिया फ्लोर का फीचर है। दूसरा हम थूजा की बात करेंगे। अब थूजा के बारे में तो हम जानते हैं, किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक। अभी किंग है वो तो हर नोड्यूल्स के ऊपर काम करता है। जिस तरह थूजा की बात करें तो ओवरग्रोथ है, इन्फिल्ट्रेशन है, ये सब कुछ थूजा में देखने मिलता है। इसी तरह वो फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट में भी काम करती है। और दूसरा हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, जब थूजा इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट ऑल्सो। और हार्मोनल डिस्टर्बेंस में भी बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा है सिलीशियम। हम सिलीशिया कब सोच सकते हैं, जब देर इज अ पस फॉर्मेशन, सुपुरेशन टेंडेंसी जो होती है। हमने पहले देखा इस बारे में कि मिक्सॉइड फाइब्रोएडिनोमा एक कॉम्प्लिकेशन था जिसके अंदर देर वॉज म्यूकस लाइक फॉर्मेशन और म्यूकस लाइक फॉर्मेशन, जिलेटिनस अपीयरेंस के बारे में जो हमने देखा। अगर ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होती है कि जहां म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है, तब हम सिलीशिया के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसी कुछ सुपुरेशन है, म्यूकस फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से फाइब्रोएडिनोमा में कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो और तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में सिलीशिया विल वर्क मोर। और सिलीशिया के अंदर ऐसी क्षमता भी है कि वो जो सुपुरेशन, जो म्यूकस लाइक सब्सटेंस है, उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, और जिसके कारण सिलीशिया से ये ट्यूमर्स भी रिग्रेस होने लगे। So we can think of Silicea in myxoid fibroadenoma. Okay. Now हमारे पास एक केस है, ये मेरे क्लिनिक का केस है। तो आई विल नॉट रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल सीक्रेसी। तो हमारे पास एक पेशेंट आई थी, मिसेस एम के, जिनकी एज थी 28 ईयर्स, फीमेल। उनका प्रॉब्लम था कि उनको पेन हो रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट में। वो 2-3 महीने से ये कंप्लेंट्स जो है वो धीरे 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 बढ़ती जा रही थी। थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन था एंड विच वॉज एग्रावेटेड बाय टच। जब हमने उस पेशेंट को एग्जामिन किया तो हमें ब्रेस्ट में दो जगह, राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेस्ट में ट्यूमर्स मिले, पर फिर भी पेशेंट को पेन सिर्फ लेफ्ट साइड में था। हमने उनके एक्सिलरी lymph nodes चेक की, those nodes were normal, there was no lymphadenopathy seen, और निपल्स और स्किन का अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल था। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये कैंसरस तो नहीं है। अगर कैंसरस होता तो मे बी lymph node enlarged होती, स्किन में कुछ चेंजेस होते, निपल में कुछ चेंज आए होते, but those changes were not there, which I thought it is a benign tumor. And it was benign fibroadenoma. After investigation, it was confirmed. Now, when I talk about the history of the complaints of the patient, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्यूमर हुआ था 12 साल की उम्र। जब वो 12 साल की उम्र की थी उनकी, जब प्यूबर्टी अटेंड हुई उनको, जब उनके फर्स्ट पीरियड्स आए, उसके बाद उनको ये ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट में सबसे पहला ट्यूमर आया था, जिसके बाद ये ट्यूमर की उसके बाद और लार्ज ट्यूमर था और पेनफुल था, जिसके कारण उन्होंने एक्सीजन सर्जरी के लिए जाने का सोचा और एक्सीजन किया था, मतलब लंप निकाल दिया था। और उसको हिस्टोपैथोलॉजी मतलब बायोप्सी करवाई थी, जिसमें आया था कि ये फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। और उससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन करवाने से भी पता चला था, और बायोप्सी में भी इट वाज नॉट कैंसर बट फाइब्रोएडिनोमा, इट वाज कंफर्म। अभी ये 12 साल की उम्र की बात है। अब जब वो 20 साल की उम्र के हुए थे, when she was 20 years old, तो तब उनको राइट साइड ऑफ द ब्रेस्ट में ट्यूमर हुआ था, सेम फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, और तब भी उन्होंने फिर से सर्जरी करवा के एक्सट्रूजन किया था।
एंड सेम हिस्टोपैथोलॉजी ने बेनाइन ट्यूमर बताया था। अब 28 ईयर्स की फीमेल, अभी 28 ईयर्स की उम्र है और अभी पेशेंट आया था हमारे पास। उस वक्त उनको पेन लेफ्ट साइड हो रहा है पर ब्रेस्ट दोनों तरफ काटे थे। तो अब हिस्ट्री से हमें ये पता चल रहा है कि पेशेंट को हर 8 साल में ये तकलीफ हो रही है। पहले 12 साल की उम्र में, फिर 20 साल की उम्र में हुई, और फिर अगेन 28 ईयर्स की उम्र में। मतलब हर एवरी 8 ईयर्स दिस डिजीज इज रीअकरिंग, एंड विच इज इवन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी करवाने के बाद भी ये रिकरेंट होता है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फाइब्रोइड ब्रेस्ट इज ए रिकरेंट डिजीज, इसे सर्जरी करवाने के बाद भी बार बार डेवलप होता रहता है। सो ऐसे केसेस में हमारे पास, जैसे हम होम्योपैथ के बाद बहुत अच्छा स्कोप है कि हम इसकी रिकरेंसी को स्टॉप कर सकते हैं, एंड इवन वी कैन ट्रीट दिस डिजीज। नाउ पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। हम जब पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया, फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट एट 12 एंड 20 इयर्स ऑफ एज, और दूसरा यूट्राइन फाइब्रॉइड। पेशेंट को 8 साल पहले, मतलब व्हेन शी वाज 22 इयर्स ओल्ड, तब उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड भी था। सो नाउ दिस एक्सप्लेन्स के पेशेंट में इस्ट्रोजन डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, मतलब इस्ट्रोजन लेवल्स अगर करवाएं तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज फाइब्रोएडेनोमा भी है, यूट्राइन फाइब्रॉइड भी है, और यूट्राइन फाइब्रॉइड इस्ट्रोजन के कारण भी बढ़ते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड इज वन ऑफ द केस, और उस वक्त जब यूट्राइन फाइब्रॉइड था तब शी हैज डन सर्जरी ऑफ हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी वाज डन। एंड फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो श्याम के दादा, जो दादा थे, उनको सीओपीडी था, एंड हर सिस्टर को हाइपोथायरॉयडिज्म था। सो दिस कंफर्म, जैसे पास्ट हिस्ट्री हमने ली उससे पता चल गया कि पेशेंट को रिकरेंट टेंडेंसी ऑफ फाइब्रोएडेनोमा है, और रिकरेंट टेंडेंसी है, और सर्जिकल रिमूवल है, और सप्रेशन है पेशेंट के। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो मेनार्की एट द एज ऑफ 12 इयर्स है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, और अभी पेशेंट का हिस्टेरेक्टोमी हो गया है, तो दैट मींस आर्टिफिशियल मेनोपॉज अटेन है। Obstetric history में patient has 3 pregnancies and 3 babies right now, which there were no abortion, and 3 live births. अभी हम सेकेंड प्रेगनेंसी, जब पेशेंट की थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे पेशेंट को ये बिनाइन ट्यूमर्स डेवलप होने लगे, एंड उसके बाद सेकेंड टाइम बिनाइन ट्यूमर डेवलप हुआ, और अब उसके 8 साल बाद अभी हुआ है। जनरल सी बात करें तो पेशेंट का एपेटाइट रिड्यूस्ड है, और जब भी वो खाने का प्रयत्न करते हैं तब उनका ऐसा लगता है कि उनका पेट भरा हुआ है, और इसीलिए भूख ज्यादा खाना खा नहीं पाते, भूख रिड्यूस्ड है। दूसरा, थर्स्ट जो है, जो प्यास है, पानी की प्यास भी कम हो गई है, पूरे 2 महीने से कम है। बाकी सब हम जनरल्स देखें तो पर्सपिरेशन एक है जो बहुत ज्यादा फेस पर है, एंड देयर इज ओडर। डिजायर है उनके, आइसक्रीम है, चिकन है, फिश है, और दूसरा अवर्जन टू स्वीट है, स्वीट्स उनको पसंद नहीं है। और अगेन अभी पेन के वजह से स्लीप भी डिस्टर्ब हुई है, और थोड़ा स्ट्रेस भी है पेशेंट। थर्मल्स बहुत इंटरेस्टिंग है इनके, कि फील्स चिली इन हॉट वेदर एंड हॉट इन विंटर्स। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ठंडी में उनको गर्मी लग रही है, और गर्मी के सीजन में उनको ठंडी लग रही है। और दूसरा, हम ड्रीम्स की बात करें तो ड्रीम्स में उनको डरावने सपने आते हैं, और उनको ऐसे सपने आते हैं कोई उनको मारने जा रहा है, और शी इज ट्राइंग टू डिफेंड हरसेल्फ, और वो भी दूसरे पर्सन को मार रही है, ऐसा सपना आता है। अब जब हम मेंटल्स की बात करें तो मेंटल्स में जैसे शी इज अ वुमेन ऑफ 28 इयर्स ओल्ड, तो प्रॉब्लम इन लॉज के यहाँ है कि वो इन लॉज जो है वो बहुत तंग करते हैं, इन लॉज उनको बहुत ज्यादा ताने कसते हैं, और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है इस केस में, कि वो लोग मुझे बोलते रहते हैं, और मैं उन लोग को भी फिर बाद में गुस्सा आता है तो मैं बोल देती हूँ, बट मेरी गलती नहीं होती तो भी मुझे गलत ठहराते हैं। दिस इज द फीलिंग। एंड दे यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। पहले उनके जॉइंट फैमिली हुआ करती थी जिसमें उन्होंने सब साथ रहते थे, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए, बहुत ज्यादा झगड़ा और ये सब होने लगा, जिसके बाद उन्होंने सेपरेट घर ले लिया। अभी जब सेपरेट हुए तो अभी 1.5 महीने पहले, 1.5 मंथ्स पहले, उनके हस्बैंड का किसी सर्जरी थी, माउथ सर्जरी थी। सो शी वॉज वेरी वरिड के, और उस वक्त कोई भी घर वाला उनके साथ नहीं था। सो शी फेल्ट फोरसेकन, मतलब बहुत अकेलापन महसूस हुआ उनको। वो चाहते हैं कि सब लोग, मैं सबकी केयर करती हूँ पर कोई मेरी केयर नहीं करता,
कोई मेरे पास आगे ये नहीं पूछता कि मेरी हेल्थ कैसी है। शी वॉन्ट्स द केयर बट शी डजंट गेट इट। कोई मेरे बारे में पूछता नहीं, कोई मेरी केयर करता नहीं, कोई मेरे हेल्थ के बारे में पूछता नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम विद द पेशेंट कि ये सब मेरे रिलेटिव्स है, मेरे इन लॉज है, वो मुझसे इतना अच्छा तरह से रखते नहीं है। दूसरी उन्होंने बताया था कि उनकी जो देवरानी है वो बहुत उनको टॉन्ट करती रहती है और वो जेलस है उनसे। दिस वॉज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट वो ये बोल रही थी कि वही देवरानी हमसे बहुत झगड़ा करते रहते हैं और इसलिए हमको भी उनसे झगड़ा करना पड़ता है, हमको खुद को डिफेंड करना पड़ता है। एंड सब बहुत इनजस्टिस वाली फीलिंग है। दूसरा फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, मतलब कहीं से गिर जाने का, ऊंची हाइट से डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। फियर ऑफ कैंसर एंड फास्ट लीनियस, दिस इज द मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट। और एक और चीज है कि जब सब साथ रहते हैं, सब सब साथ होते हैं, तब हमें अच्छा लगता है, वरना हमको अकेलापन लगता है। दिस वॉज द मेंटल स्पीयर ऑफ द पेशेंट। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो जब मैंने एग्जामिन किया था, जैसे मैंने बताया पहले कि 2 o'clock और 5 o'clock और 6 o'clock की पोजीशन पे हमको लेफ्ट साइड पे लंप दिखे और राइट साइड पे हमको 5 o'clock की पोजीशन पे सॉफ्ट एंड फर्म लंप दिखे। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स नॉर्मल थी, लिम्फेडेनोपैथी नहीं थी और निपल्स और स्किन ऑफ द ब्रेस्ट वाज नॉर्मल। अब हम ये इन्वेस्टिगेशन की देखें तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन। राइट ब्रेस्ट में 12 o'clock पे और 5 o'clock पे 2 ट्यूमर्स है और लेफ्ट ब्रेस्ट में 5 ट्यूमर्स है। एक 9 o'clock की पोजीशन पे है, एक 11 o'clock पर है, 5 o'clock, 2 o'clock एंड 6 o'clock। ऐसे करके ऑलमोस्ट 7 ट्यूमर्स है उनके ब्रेस्ट में। अभी लेफ्ट ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा ट्यूमर्स है, इसीलिए उनको लेफ्ट में ही पेन हो रहा है और राइट साइड पे कोई पेन ही नहीं हो रहा है। पर दोनों जगह पे ब्रेस्ट ट्यूमर्स है और यहाँ पे नीचे डायग्नोस भी इनने करके रखा है कि बायलेटरल ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा है। सो जिससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। पहले हम भी सस्पेक्ट कर रहे थे फाइब्रोएडेनोमा और इन्वेस्टिगेशन भी वही कह रही है। सो माय प्रोविजनल डायग्नोसिस वाज फाइब्रोएडेनोमा। ना मायास्मेटिक बैकग्राउंड, जैसे हमने बात की कि रिकरेंस है पेशेंट को, एवरी 8 years देयर वाज अ रिकरेंसी ऑफ डिजीज, कि पेशेंट को हिस्ट्री में यूट्राइन फाइब्रॉइड भी है, तो दैट इज ओवरग्रोथ्स, जिसकी वजह से द डोमिनेंट मायज्म हम बोल सकते हैं कि साइकोटिक है। ओवरग्रोथ्स है, उसके साथ साथ टेंडेंसी है टू रिकर, तो वी आवर डोमिनेंट मायज्म विल बिकम फाइब्रॉइड सॉरी साइकोटिक मायज्म ना। ये हमने रेपेटोरियल टोटालिटी ली थी। रेपेटरी में हमने सिम्टम्स डाले, जिसमें फर्स्ट सिम्टम था माइंड अफेक्शन, यर्निंग फॉर अफेक्शन। ऐसा इसलिए लिया था क्योंकि पेशेंट को ऐसा था कि मेरी कोई केयर नहीं करता है, मेरा कोई हेल्थ नहीं पूछता है, इसीलिए ये यर्निंग फॉर अफेक्शन लिखा था। माइंड कंपनी फॉर डिजायर इसलिए लिया है क्योंकि वो अकेले हैं, पहले सब साथ रहते हैं, उनको वो पसंद है। देन माइंड फास्टिडियस जो पेशेंट में था, fear cancer of forsaken feeling, injustice cannot support and mind offended easily। ये इसीलिए लिया क्योंकि घर में कोई उसको उनको बोलता था तो उनको बुरा लगता था और वो फिर उनसे भी झगड़ा करने लगती थी, इसीलिए माइंड offended easily। और जो हमारी पैथोलॉजी है, चेस्ट ट्यूमर्स, मैमे, फाइब्रोसिस्टिक और जनरल्स, हमने ये सिम्टम इसलिए ये रूब्रिक इसलिए लिया है, जनरल्स कॉन्वलेसेंस एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी आफ्टर, क्योंकि ये सब कुछ कंप्लेंट्स जो है वो प्यूबर्टी के बाद से ही स्टार्ट हुई है और ये हर 8 years पे रिकर हो रही है, तो मतलब द पेशेंट हैज नेवर रिजॉल्व्ड आफ्टर प्यूबर्टी। सो आई हैव टेकन दिस रूब्रिक एज। नेक्स्ट कम हमारा रेपेटाइजेशन आफ्टर रेपेटाइजिंग। ये हमारा रिजल्ट था रेपेटाइजिंग। आर्सेनिक आल जो 15/6 कवर कर रही थी, कार्सिनोसिन 13/7, फॉस्फोरस 12/8, पल्सटिला 12/7 एंड नेट्रोम्यून 10/6। ये हमारा रेपेटोरियल रिजल्ट था। उसके बाद हमने प्रिस्क्रिप्शन किया कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन इसलिए किया था बिकॉज जब हम कार्सिनोसिन की बात करें तो इसमें भी रिकरेंसी ऑफ डिजीज का बहुत ज्यादा एक्शन होता है। सबसे ज्यादा एक्शन उसका साइकोटिक और सिफिलिटिक दोनों के बीच में होता है उसका मायज्म। और इसके अलावा कार्सिनोसिन में जब लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज होती है, जैसे हमारे पेशेंट में जो फाइब्रोएडेनोमास है वो बहुत लंबे समय से है, मतलब लॉन्ग टाइम से वो स्टार्ट हुआ है, तो वी कैन से इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज।
और दूसरा इसलिए दिया है कि इनके कंप्लेंट्स प्यूबर्टी से भी चालू हुए थे, फास्टिडियसनेस भी है, और इनका जो बिना हर टाइम पे ओवर ग्रोथ की टेंडेंसी जो है वो कार्सिनोसिन कवर कर सकते हैं। तो इसी कंडीशन के लिए हमने कार्सिनोसिन सिलेक्ट किए थे। दिस कार्सिनोसिन 1 mg सिंगल डोज दिया था। 1 mg इसलिए दिया था बिकॉज हमें उनकी ससेप्टेबिलिटी जो है, सॉरी, हाँ, ससेप्टेबिलिटी की हम बात करें, हाँ, आपको चलिए हमारे कंक्लूड पास करना लास्ट पड़ेगा, समय सर, 1 मिनट बचा है, आप कंक्लूड करेंगे जल्दी। हाँ, हो गया है ऑलमोस्ट। तो ससेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ससेप्टेबिलिटी भी पेशेंट की इंक्रीज है क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री में ये नहीं है। जब हमको फैमिली हिस्ट्री में नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि फर्स्ट टाइम डिजीज अपीयरेंस हुआ है, इसलिए ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सो हम वेबिनार को समराइज करें तो फाइब्रोइड ब्रेस्ट जो बिनाइन ट्यूमर्स है, एक वो रिकरेंट डिजीज है, जो रिकरेंट डिजीज है, और हम एलोपैथ्स के पास ऑप्शन क्या है कि वो लोग सर्जरी कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है कि हम रिकरेंसी भी बंद कर सकते हैं और उसे ट्रीट भी कर सकते हैं, और ये जो ट्यूमर की साइज जो होती है वो हमारी मेडिसिन के साथ भी रिड्यूस होती रहती है। सो इट इज अ वेरी, मतलब हमारे लेमैन को भी ये चीज पता होना चाहिए कि फाइब्रोइड ब्रेस्ट जो है वो होम्योपैथी पर ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू द मॉडर्न मेडिसिन। Okay, so this is here. I conclude my session. Thank you so much for having me over here, ma'am and sir. आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कुरैशी जी, आप अपना हम्म। पीपीटी को रिमूव कर लीजिए। दीपमाला जी मैं कंक्लूड कर लेंगे क्योंकि समय हो गया है। टाइम खत्म कर डॉक्टर तहसीन, ये तो आपने बहुत, लेकिन इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी अगर आप बता सकती हैं, वन मिनट में बता सकती है तो बता दीजिए, क्योंकि अगर इसे कैसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है, इस पर आप कुछ बोलेंगी? हमारे पास एक्चुअली टाइम तो है नहीं। लाइफस्टाइल के बारे में बताएं तो हम लाइफस्टाइल में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते बिकॉज दिस इज एन एस्ट्रोजन डिपेंडेंट, ये हार्मोनल डिपेंडेंसी की वजह से है। तो हम एस्ट्रोजन में क्या कर सकते हैं कि हम एस्ट्रोजन को कम नहीं कर सकते हैं। तो हमें बेटर यही है कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हॉर्मोन्स के ऊपर भी काम करती है, तो इसकी टेंडेंसी जो है वो हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं। बट फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बिकॉज इसका एस्ट्रोजन डोमिनेंट है, तो हम एस्ट्रोजन को लेवल को कम ही नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल, जो फैमिली हिस्ट्री दीपमाला है जी किसी पेशेंट में ऑफ द अभी क्लोज कीजिए, डिजीज, समय 1 मिनट आगे हो गए, 2 मिनट आगे हो गए। हम जैसे हम बात करें तो अगर किसी में टेंडेंसी है तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू दीपमाला डॉक्टर जी। तुलसी, ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म पर हमेशा शेयर करते रहिए। सो थैंक यू सो थैंक यू मच, डॉक्टर थैंक यू। तुलसी फॉर इंग्लिश सेशन। तो ओवर टू यू डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर धनीश धनेश। सर, ओवर। यस डॉक्टर धनीश सर। Yes, thank you, Dr. Deepmala, Sahan and Sahan sir. Good evening, good afternoon.